A very good morning to my dear students. So, as we are already started the chapter New Kings and Kingdoms, so today we are going to do the last topic. ठीक है, आज हम इसका लास्ट टॉपिक करेंगे द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, चोला एम्पायर के बारे में, जो चोला डायनेस्टी थी जिन्होंने रूल किया, तो वो अपने इतने बड़े एरिया को वो कैसे गवर्न कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, दैट वो वी आर गोइंग टू डू. ठीक है. So to run any country, to run any area, जैसे प्रेजेंट टाइम में वी नीड गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे है, लोकल लेवल पे है, तो एट दैट टाइम ऑल्सो जो रूलर्स थे दे ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेट दैट एरिया. तो उन्होंने भी कुछ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कुछ ना कुछ प्लान आउट किया था. तो व्हाट वाज दैट, वो क्या था? अब हमने ये पढ़ा कि उस टाइम पे जो लोग थे दे स्टार्टेड डूइंग कल्टीवेशन ऑन द लार्ज स्केल. इरिगेशन के मेथड्स भी इम्प्रूव हो गए थे. दे वर नॉट ओनली डिपेंडिंग अपॉन द रिवर वाटर, they also started doing irrigation by using artificial methods. They started digging the wells. उन्होंने टैंक्स भी कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए थे. अब बिकॉज दे वर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, तो अब इसमें ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे आती है? जस्ट सी, आपकी बुक्स में है सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट्स. सेटलमेंट्स ऑफ द पीजेंट. तो सबसे पहले क्या था कि इरिगेशन प्रैक्टिसेस थी. इरिगेशन प्रैक्टिसेस. अब इरिगेशन प्रैक्टिसेस होने से क्या हुआ? व्हेन दे स्टार्टेड यूजिंग द बेटर इक्विपमेंट, बेटर थिंग्स फॉर डूइंग द इरिगेशन, उससे क्या हो गया? उनकी एग्रीकल्चर इंप्रूव हुई. देयर वाज इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर. मतलब उसमें एग्रीकल्चर की वो इंप्रूव हो गई. इंप्रूव एग्रीकल्चर. ठीक है. इरिगेशन के मेथड्स इंप्रूव होने से उनकी एग्रीकल्चर इंप्रूव हो गई. एंड जो वहां पे जो पेजेंट्स थे दे बिकेम प्रॉस्परस. जो पेजेंट्स थे उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई. एंड जो उन पेजेंट्स की सेटलमेंट थी, द सेटलमेंट्स ऑफ द पेजेंट वाज नोन एज उर. ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है, मेंशन ओवर हियर उर. उर क्या है? सेटलमेंट ऑफ पेजेंट्स. उनकी सेटलमेंट्स थी, पेजेंट्स की सेटलमेंट थी. ठीक है. फर्स्ट एग्रीकल्चर डेवलप, इरिगेशन मेथड्स डेवलप हुए. उसके डेवलप होने से एग्रीकल्चर इंप्रूव हुआ. तो जो ये पेजेंट्स थे दे बिकेम प्रॉस्परस, वो बहुत प्रॉस्परस हो गए. और जो उनकी सेटलमेंट्स थी वेयर दे लिव, उस एरिया को क्या कहा गया? उर. ठीक है. अब जैसे हम प्रेजेंट डे में बात करें, we are having local government, then we are having state government, then we are having national government. ठीक है. और विलेज लेवल में अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग पंचायत, देन पंचायत समिति, देन डिस्ट्रिक्ट पंचायत. तो उस टाइम पे भी जो उर थे, तो उर क्या था? सेटलमेंट ऑफ पीजेंट. और बहुत सारे उर, जो बहुत सारे विलेजेस थे, दे फॉर्म द नेट. उनके लिए जो टर्म यूज हुई दैट वाज नेडू, ग्रुप ऑफ विलेजेस. ग्रुप ऑफ विलेजेस किसके? सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स. तो सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स को हमने क्या नाम दिया? उर. तो बहुत सारे जो उर जो हुए, जो कंबाइन हुए, उनको क्या नाम दिया गया? दैट वर केम अंडर नेडू. ओके. सो लेट मी एक्सप्लेन वंस. फर्स्ट क्या हुआ? इरिगेशन. इरिगेशन मेथड्स आए, तो उन्होंने यूज किए इरिगेशन मेथड्स और प्रैक्टिसेस. इससे क्या हुआ? इम्प्रूव एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आया. एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट आने से क्या हुआ? जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, दे बिकेम प्रॉस्परस. अब उन्होंने सेटलमेंट्स बना के रहना शुरू कर दिया. उनकी सेटलमेंट्स बन गई. तो
ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ वो किसके अंदर आए, नेडू, दैट केम अंडर नेडू। ठीक है, अब जो ये नेडू थे ये क्या काम कर रहे थे, जो ये नेडू जो ग्रुप ऑफ विलेजेस थे जिनके अंदर इनके उर्स आ रहे थे, व्हाट वर्क दे वर डूइंग, दीस नेडू वर डूइंग डिस्पेंसिंग जस्टिस, लोगों को जस्टिस देने का काम कर रहे थे, एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, they were also collecting the taxes। तो ये इनका काम था एट द नेडू लेवल, कि जो नेडू थे जिसके अंदर बहुत सारे पूर्स आ रहे थे, सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स आ रही थी। सो व्हाट वर्क दे वर डूइंग, दे वर डिस्पेंसिंग जस्टिस, वो सारे को मतलब किसी का अगर साथ कुछ गलत हो रहा था तो उसकी जजमेंट भी कर रहे थे, एंड दे वर ऑल्सो कलेक्टिंग द टैक्सेस। ओके, अब जो रिच पेजेंट्स थे फ्रॉम द वेला कास्ट, वेला बेटा एक ये वेलरार एक आपका तमिल में ये वर्ड है जिसका मतलब होता है बिग लैंड ओनर्स, इसका मतलब है बिग लैंड ओनर्स। ओके, सो हु कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ नेडू, नेडू का जो पूरा जो काम था कौन लुक आफ्टर करता था, वेला कास्ट के पेजेंट। जो ये वेलार है, जो अगर हम देखा जाए साउथ इंडिया में जो बिग लैंड ओनर्स थे, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, उनके लिए ये टर्म यूज की जाती थी। अब ये थोड़ा ना कि ये बिग लैंड ओनर्स हैं तो देवर ओनली डूइंग ऑल दीज थिंग्स, इनके ऊपर भी चेक रखा जाता था। तो दे वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोला गवर्नमेंट। तो जो भी अगर हम उर की बात करें, उर केम अंडर द नेडू, और नेडू का जो काम कौन देख रहा था, वेला कास्ट के पेजेंट, जो रिच पेजेंट्स थे, लार्ज लैंड ओनर्स थे, तो दे वर आल्सो सुपरवाइज्ड बाय द चोला गवर्नमेंट। तो जो चोला किंग्स थे वो उनको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे साइड बाय साइड, एंड कई बार खुश होके, अगर उनके काम से खुश होके, समटाइम्स दीज किंग गेव देम टाइटल्स। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, महाराजा धीराज है, त्रिभुवन चक्रवर्ती है, वो किंग्स के लिए टाइटल्स थे। पर जो ये बड़े लैंड ओनर्स थे, इनको भी कई बार खुश होके, इनके रिस्पेक्ट करने के लिए उनको कुछ टाइटल्स दिए गए, जैसे मुवेंदा वेलन। ठीक है, इसका मतलब वेलन का मतलब है और पेजेंट सर्विंग 3 किंग्स, और अरिया, इस तरह के टाइटल्स उनको दिए जाने लगे टू मार्क एज अ रिस्पेक्ट। बेटा जब हम ब्रिटिशर्स की भी बात करते हैं ना, ब्रिटिशर्स आल्सो गेव सम टाइटल्स लाइक सर लगा दिया, लॉर्ड लगा दिया, तो उस तरह के टाइटल्स ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी थे। तो चोला किंग्स ने भी क्या किया, चोला रूलर्स ने भी क्या किया, जिस भी बड़े लैंड ओनर से वो बहुत खुश हो जाते थे, तो एज अ रिवॉर्ड उनको प्लीज करने के लिए, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, उनके सामने इसके साथ एक टाइटल जोड़ दिया जाता था, जैसे मुवेंदा वेलन और आर्या। ठीक है, तो इनको बहुत ही ट्रस्टेड पीपल होते थे और इनको हाई पोस्ट पे रखा जाता था, इंपॉर्टेंट ऑफिस में काम दिया जाता था। अभी तक जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, या हमने पेजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा। अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था दैट ब्राह्मण्स रोट प्रशस्तिस इन प्रेज ऑफ रूलर्स, दैट वी हैव डन। स्टार्टिंग की थी हमने प्रशस्ति से। तो उनको रिवॉर्ड में क्या मिलता था, व्हाट डिड दे गेट इन रिवॉर्ड, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, उनको क्या मिल रहा था रिवॉर्ड में, जस्ट राइट डाउन हारिया। लैंड, वेरी गुड रंजीता, लैंड ग्रांट्स माने, वेरी गुड वेरी गुड। इट मींस उनके पास भी एक एरिया था सेटलमेंट का। So these Brahmins also had a settlement. अभी हमने पढ़ी settlements of peasants, ठीक है, settlements of peasants, उसी तरह settlement of Brahmins were also there। अब चोला किंग ने काफी लोगों को लैंड ग्रांट दी, काफी लोगों को ग्रांट्स दी। अगर आप नेक्स्ट पेजेस पे आओगे तो वहां पे आप पढ़ोगे कि उन लैंड ग्रांट्स को उनकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता था। जस्ट कम ऑन द नेक्स्ट। सो टाइप्स ऑफ लैंड, जो चोलास की इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जहां से हमें पता लगा है कि दे हैड ग्रांटेड लैंड्स टू मैनी पीपल, तो उन लैंड ग्रांट्स को क्या कहा गया, सबसे पहली है वेलन वगई।
फर्स्ट लैंड ग्रांट जो है वेलन वगई, ये किसको दी जाती थी? लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पेजेंट, जो पेजेंट है, फार्मर है, बट दैट वाज नॉट ब्राह्मण, ठीक है। सेकंड लैंड इज ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया मींस लैंड गिफ्टेड टू ब्राह्मण्स। आप यहाँ पे समझ लो, जो लैंड ब्राह्मण्स को दी जाती थी दैट वाज टर्म्ड एज ब्रह्मदेया। उसके बाद लैंड वाज आल्सो गिवन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल, स्कूल के लिए भी दी जाती थी। इसको कहा जाता था शाल भोग। दैट लैंड वाज नोन एज शाल भोग, ठीक है। उसके बाद टेम्पल्स को भी लैंड दी जाती थी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, देवदना, देवदना और तिरुनामा तुतकानी। तिरुनामा तुतकानी, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, तिरु नामा तुतकानी, ठीक है। तो ये लैंड किसको दी जाती थी? टेम्पल्स को एज अ गिफ्ट दी जाती थी। लास्ट है पाली चंदम। पाली चंदम, सो दिस लैंड वाज डोनेटेड टू जैना इंस्टीट्यूशन, मतलब लैंड वाज गिवन टू मैनी पीपल। अगर किसी नॉन ब्राह्मण पेजेंट को दी गई है तो वो है वेलन वगाई, अगर ब्राह्मण्स को दी गई है ब्रह्मदेया, अगर स्कूल के लिए दी गई है शाला भोग, जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं ना पाठशाला, पाठशाला पढ़ते हैं ना, वहां से है शाला भोग। टेम्पल्स को दी गई है देवदना, देवों को दान, दान देव और दान देवदना, और तिरुनामा तुतकानी। और जो लास्ट लैंड जो जैना इंस्टीट्यूशंस को दी गई थी दैट वाज नोन एज पाली चंदम, दैट वाज नोन एज पाली चंदम। ये इनको ज्यादा लर्न करने की सिर्फ मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बताई है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और इसमें से जो वर्ड हम यूज करेंगे दैट इज ब्रह्मदेया, जो आपके नेक्स्ट उसमें आएगा। तो जो ब्राह्मण्स थे दे ऑल्सो रिसीव द लैंड ग्रांट्स, उनको भी लैंड ग्रांट्स मिलती थी, तो दैट लैंड ग्रांट्स वर नोन एज ब्रह्मदेया, उनको ब्रह्मदेया कहा जाता था। अब मोस्टली जो ये ब्राह्मण सेटलमेंट्स थी ये कहाँ पे इमर्ज हुई? इन द कावेरी वैली, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज्यादा सेटलमेंट्स हुई हैं। अब ये जो ब्रह्मदेया था जहाँ पे ये लैंड गिवन की गई थी ब्राह्मण्स को, इसको लुक आफ्टर करने के लिए उन्होंने एक असेंबली बनाई हुई थी। दैट असेंबली वाज नोन एज सभा और महासभा टू लुक आफ्टर दिस ब्रह्मदेया। जैसे हमने उर्स के लिए क्या था? नेडू, ठीक है। नेडू के साथ हमारे पास विलेज काउंसिल भी थी एंड दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ द चोला गवर्नमेंट। उसी तरह जो ये ब्राह्मण्स की जो सेटलमेंट थी इनको भी लुक आफ्टर करने के लिए एक असेंबली बनाई गई जिसे ये कहते थे सभा और महासभा। तो इसके मेंबर्स कौन होते थे? हु वर द मेंबर्स? दो प्रोमिनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल ब्राह्मण लैंड होल्डर्स जो बहुत ही ज्यादा टॉप पोजीशंस पे होते थे, दे वर द मेंबर ऑफ दिस असेंबली। अब आगे, इससे आगे पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये सभा काम क्या क्या करती थी। ये सभा बहुत ऑर्गेनाइज थी क्योंकि जिस एरिया में ब्राह्मण्स रहते थे वहां पे इरिगेशन का काम देखना, गार्डन्स को मेंटेन करना, टेम्पल्स को मेंटेन करना, टू डू ऑल दीज वर्क दे फॉर्म द कमेटीज। जैसे हमने पंचायत में पढ़ा था कि पंचायत विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा they also be the part of some committees and do the development work at the village level। तो जो ये सभा थी इनकी भी फर्दर कमेटीज थी, those who look after the work of irrigation, garden, temples। किस एरिया का? जो लैंड ब्राह्मण्स को दी गई थी। अब इस कमेटीज के मेंबर कौन बनते थे? बहुत इजी टेक्निक, हाउ टू बिकम मेंबर ऑफ द सभा। वो क्या करते थे? एक अर्दन पोट लेते थे और उसमें सभी जो भी मेंबर्स बनना चाहते थे उसकी चिट्स डाल देते थे, ठीक है। नेम्स डाल दिया तो किसी बच्चे से कहते थे कम एंड चूज वन। तो वो कमेटीज के अकॉर्डिंग, जैसे पहला आया इरिगेशन कमेटी, तो उसके अगर 10 पर्सन रिक्वायर हैं, 7 पर्सन रिक्वायर हैं, तो उस बच्चे से वो स्लिप्स निकलवाई जाती थी रैंडमली। तो वो 7 से 10 लोग थे वो एक कमेटी के मेंबर्स बन जाते थे। इससे क्या होता था? कोई चीटिंग का चांसेस नहीं रहता था, फेवरेटिज्म नहीं रहता था कि किसको ज्यादा फेवर करना है तो उसी को मेंबर बनाना है। सभी की नेम्स की स्लिप उस पोर्ट में डाल दी जाती थी, एक बच्चे को बुलाया जाता था और वो उससे कमेटी वाइज वहां पे वो मेंबर्स को चुनता था। इससे चीटिंग के चांसेस कम थे, ठीक है। और जो भी वट एवर वर्क वॉज डन बाय दीज कमेटीज दैट वॉज ऑल्सो रिटन डाउन। जैसे सेक्रेटरी वॉज देयर,
फॉर द ग्राम सभा एंड फ्रॉम द ग्राम पंचायत, जो उनकी मीटिंग्स को हेड भी करता था और उनकी मीटिंग्स का रिकॉर्ड भी करता था। तो सभा के लेवल पे जो ब्रह्मदया, जो ये एरिया को ये लुक आफ्टर कर रहे थे, वहां पे जो भी डिसीजंस दिए जाते थे दैट वर आल्सो रिकॉर्डेड, उनका भी रिकॉर्ड रखा जाता था इन डिटेल्ड फॉर्म। किस तरह? थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में वो मेंशन किया जाता था क्या डिसीजंस लिया गया, क्या वहां पे रूल्स बने, तो वॉल्स पे लिख दिया जाता था, टेंपल की वॉल्स पे लिखवा दिया जाता था। तो दे मेंशन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द सभा। उस मीटिंग में क्या डिसीजंस हुए, क्या डिस्कशंस हुए, उनको इंस्क्रिप्शंस पे मेंशन किया जाता था। और वी कैन रिलेट इट विद द प्रेजेंट टाइम कि जब हमने पंचायत के बारे में पढ़ा था तो सेक्रेटरी वाज देयर टू रिकॉर्ड, टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोस मीटिंग्स। ओके, so as I already told you that the decisions that were taken by these committees or in the sabha that were recorded in the inscriptions, these inscriptions either on the rock walls of the temples, ठीक है, उसमें इनको रिकॉर्ड किया जाता था। अब पहले हमने पढ़ा सेटलमेंट्स ऑफ पेजेंट्स, जिसको उर कहा गया। फिर उसके बाद हमने जो ब्राह्मण्स को लैंड दी तो उन्होंने भी अपने एरिया को लुक आफ्टर करने के लिए दे फॉर्म द असेंबली। There was one more association, association of traders, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे लाके चीजें बेच रहे थे, खरीद रहे थे, तो उन्होंने भी अपनी एसोसिएशंस बना ली ताकि वो भी अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सके, अच्छे से टाउन्स में फंक्शन कर सके। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एसोसिएशन का नाम क्या था? नगरम, एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगरम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे कि कमेटी का, ठीक है, जो ये सभा के मेंबर्स बन कौन सकते हैं, इंस्क्रिप्शंस एंड टेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हु कुड बी द मेंबर ऑफ सभा, सभा का मेंबर कौन बन सकता था उस टाइम पे? So first, all those who wish to become members of sabha should be owners of land. जिसने भी सभा का मेंबर बनना है उसके पास अपनी लैंड होनी चाहिए, for which land revenue is collected, जहां से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जिसके पास लैंड है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है उस लैंड से, that could become the member of sabha. Second, they should have their own homes, उनके अपने घर होने चाहिए। They should be between 35 to 70 years, एज भी मेंशन की गई, 35 से 70 years के होना चाहिए इंडिविजुअल। They should have knowledge of Vedas. अब ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स को ऑटोमेटिकली they should have the knowledge of Vedas also. They should be well versed in administrative manners and honest. हमने पहले भी पढ़ा कि जो ब्राह्मण्स थे टाइम टू टाइम they gave advice to the rulers. It means उनको एडमिनिस्ट्रेटिव मैनर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए और वो ऑनेस्ट भी होने चाहिए, ईमानदार भी होने चाहिए। If anyone has been a member of any committee in last 3 years, he cannot become a member of another committee. अगर कोई पर्सन 3 साल से एक कमेटी का मेंबर है तो वो साथ में किसी दूसरी कमेटी का मेंबर नहीं बन सकता। Anyone who has not submitted his accounts and those of his relatives cannot contest the elections. अगर किसी ने अपने लैंड रेवेन्यू के अकाउंट्स या कुछ भी प्रॉपर्टी के अकाउंट्स वहां पे सबमिट नहीं करवाए हैं असेंबली में, that person is not allowed. बेटा प्रेजेंट डे आज भी जो हमारे गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, वहां पे भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं। दे मेंशन द एज ऑल्सो, वो कहते हैं कि जो पर्सन है वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए, मेंटली साउंड होना चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। एज वेरी कर जाती है स्टेट लेवल के इलेक्शंस पे, नेशनल लेवल के इलेक्शंस पे या फिर लोकल लेवल के इलेक्शंस पे, एज में वेरिएशन आ जाती है, पर कुछ क्वालिफिकेशंस ऐसी हैं जो अभी भी सेम है, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मेंटली साउंड, और उसके बाद द लास्ट वन कि वो बैंकक्रप्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह पहले के टाइम पे भी उन्होंने जब असेंबली बनाई चोलास ने, तो उन्होंने क्या कहा कि वन हु फुलफिल्ड ऑल दीज रिक्वायरमेंट, जिसके पास ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट कैन कुड बिकम द मेंबर ऑफ सभा। और उसके लिए भी उनका नाम वो चिट्स में जाएगा, फिर एक बच्चा आएगा तो उन चिट्स को निकालेगा एंड दे कुड बिकम द मेंबर्स ऑफ कमेटी। अब इसके नीचे जो एक आपको और पैराग्राफ दिया गया है, ये एक जैसे पेरिया पुराणम है, एक बुक है
उसमें से लिया गया। इसमें यू कैन रीड कि यहाँ पे जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी लाइफ कैसे थी। अभी तक जो हमने पढ़ा, कुछ हमने किंग्स के अकाउंट के बारे में पढ़ा, कुछ हमने बिग लैंडलॉर्ड्स के बारे में पढ़ा, ब्राह्मण्स की लाइफ में पढ़ा। तो व्हाट अबाउट द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल? So there were many people, thanks to them, those who maintain their written accounts. हमने last time 6th में भी पढ़ा था कि ordinary people के written accounts नहीं होते थे, but by this time there were many people who maintain the written account of the ordinary people, कि वो जो वहाँ के ordinary people थे उनकी life कैसी थी, that you can also read from here. Last ये है elsewhere, it's only for the reading. China under the Tang dynasty. जिस टाइम पे हम चोला एम्पायर की बात कर रहे हैं, न्यू किंग्स की बात कर रहे हैं, चाइना में भी एक डायनेस्टी थी टैंग, और वो 300 इयर्स तक उन्होंने रूल किया। एंड वहां पे भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, हाउ दे रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ डिड दे रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन? विद द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब बेटा ये ब्यूरोक्रेसी क्या है? ये ऑफिशियल्स हैं दैट आर नॉट इलेक्टेड बट दे वर अपॉइंटेड। आज के टाइम पे भी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है? तो उस टाइम पे भी जो टैंग एम्पायर था उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए दे रिक्रूटेड द ऑफिशियल्स, जिसको कहा गया ब्यूरोक्रेसी, ठीक है? सो दीज ऑफिशियल्स वर नॉट इलेक्टेड, दीज ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड, और इनके लिए एग्जाम्स होते थे। जैसे आज के टाइम पे आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, आईपीएस के एग्जाम्स होते हैं, आपने सुना होगा यूपीएससी एग्जाम्स होते हैं। तो उसी तरह उस टाइम पे भी एग्जाम्स होते थे, ऑफिशियल्स को चुना जाता था, एंड दैट वाज ओपन फॉर ऑल। जो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, अपने आप को रिक्रूट करना चाहता था, दैट कुड गिवन द एग्जाम आल्सो, ठीक है? तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम वाज प्रिवेल्ड एट द इन द चाइना। Okay, now discuss the back exercise. Gurjar Pratiharas, you can match with Gujarat and Rajasthan. Rashtrakutas, Western Deccan. Palas, Bengal. Cholas, Tamil Nadu. Okay, now give me the answer of question number 2. Who were the parties that were involved in tripartite struggle? Yes, Mantej. Give the answer. Gurjar Pratiharas, Rashtrakutas, and Palas. And Palas, yes. Now the next question that I have given to you, what were the two major cities under the control of Chahamanas or Chauhans? Yes, Bhumish. Bhumish. Delhi and Ajmer. Okay, अब आपने नोटबुक में, और ये वाले क्वेश्चंस आप बुक में ही करोगे. So which questions you are going to do on the notebook? Question number 3. Mark it. Question number 3. Question number 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, and 8. Now, who is going to tell me answer number of question 3? What were the qualifications necessary to become the member of committee of Sabha in the Chola Empire? Recently, abhi हमने किया है. Just mention the page number from where you can get the answer. Tejas. Tejas. Anvi. Ma'am, page 27. Page 27. Here it is clearly mentioned. They should have their own homes. All those who wish to become the members of Sabha, they should be owners of land for which land revenue was collected. Age was also mentioned. They should have the knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters and honest. Any 5 points you can write down. Okay. Now, question number 5. How did Rashtrakutas become powerful? Question number 5. How did Rashtrakutas become powerful? Ranjita ने mention किया है page number 17. Okay, Akshara, give the answer for the same. Akshara. Manya. Ma'am, the Rashtrakutas were the subordinate to Chalukyas. In the mid-18th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief,
overthrew his Chalukyan overlord and performed a ritual called Hiranyagarbha. When this ritual was performed with the help of Brahmanas, it was thought that it led to the rebirth of the sacrificer as a Kshatriya. Okay, anyone else want to add in this? Akshara, if you want to give the answer. अक्षरा अनम्यूट कीजिए अपने आप को. Rishikutra were subcontinent to the Chalukyas of Karnataka. In the mid-8th century, Daitya Durga, a Rashtrakutra chief, overthrew his Chalukutra overlord. He performed a ritual called Hirmaya Garbha to convert them into Kshatriyas. They were rulers of Deccan. Or Rishikutras also they had were great having the military skills. ठीक है, so those who became the rulers at that time, they were also having the military skills. Military skills थे, that's why they controlled that area. ठीक है, military skills भी थे. Okay, so rest of the questions we can discuss later. You can find out the answer. Otherwise, I will send you the questions.